राज सुरेश और मोहन के साथ उस जलधारा के नजदीक पहुंच गया। मगर जैसे ही वो जलधारा के नजदीक पहुंचा, राज को धकेलता हुआ देख सुरेश मुस्कुराता हुआ मोहन से बोला। शक्तिनगर राज्य के छोटे से गांव में राज, सुरेश और मोहन नाम के 3 गहरे दोस्त रहा करते थे। वे तीनों बहुत गरीब थे और एक ही घर में रहते थे। वे तीनों सुबह काम ढूंढने के लिए निकल जाते और शाम तक जो भी जितना भी कमा कर लाते, तीनों आपस में मिल बांट कर खाते। एक दिन राज उदास बैठा हुआ था कि तभी उसके दोनों मित्र सुरेश और मोहन उसके पास आकर खड़े हो गए। अरे, तुम और मोहन जितना कमा कर लाते हो ना, उसी से मेरा गुजारा चल रहा है। अब मुझे शर्म आने लगी है तुम दोनों के साथ भोजन करने में भी। अरे अरे, ये कैसी बातें कर रहे हो राज? तुम हमारे मित्र हो। हाँ, मोहन सही कह रहा है राज। देखो, हम जानते हैं कि तुम भी हम दोनों की तरह मेहनती हो, और ये बात अलग है कि तुम्हें 3 दिन से कोई काम नहीं मिल रहा। अरे, हम दोनों जितना भी कमा कर लाते हैं उसमें तुम्हारा भी बराबर का अधिकार है, क्योंकि हम तीनों मित्र हैं भाई। क्यों? ठीक है ना? देखो, अपना मन छोटा मत करो। मुझे विश्वास है कि आज तुम्हें कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। क्यों मोहन, है ना? चलो हम लोग जाते हैं और शाम को मिलते हैं। बढ़िया बैठकर खाएंगे। इतना बोलकर सुरेश और मोहन अपने अपने काम से निकल गए और राज भी उदास होता हुआ काम की तलाश में निकल गया। वो कुछ ही दूर चला था कि तभी उसकी पड़ोस में रहने वाली शांता ताई उससे बोली, अरे राज, क्या बात है? तुम इतने उदास क्यों हो? राज सारी घटना शांता ताई को बताते हुए बोला, 3 दिनों से मेरी कुछ भी कमाई नहीं हुई है शांता ताई। मेरे दोनों मित्र शाम तक कड़ी मेहनत करते हैं और बड़ी मुश्किल से भोजन का इंतजाम करते हैं। उसमें से वो भोजन मुझे भी खिलाते हैं। शांता ताई, मुझे डर है कि कहीं उनको ऐसा न लग रहा हो कि मैं जानबूझकर काम नहीं कर रहा हूँ। बैठे बिठाए खाने को मिल रहा है तो क्यों ही काम पर जाऊं? ऐसा उनको लग रहा होगा, मैं क्या बताऊं? ऐसा बिल्कुल नहीं है राज। मैं तुम्हारे दोनों दोस्तों को जानती हूँ। अरे, तुम तीनों की मित्रता तो सारे गांव में प्रसिद्ध है। शांता ताई की बात सुनकर राज काम ढूंढने के लिए आगे की ओर बढ़ गया। वो कुछ ही दूर चला था कि तभी रास्ते में उसे गांव का मुखिया मिल गया। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो राज? मैं तो तुम्हारे पास ही आ रहा था। क्या हुआ मुखिया जी? भाई, तुम तो जानते हो ना कि मेरा पत्थर की खानों का कारोबार है और मुझे एक मजदूर की जरूरत है। अच्छा हुआ भाई कि तुम मिल गए। मैं कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर जा रहा हूं। राज खुश हो गया। मुखिया जी, मैं भी काम की तलाश में ही भटक रहा था। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, सुनो, मेरी पत्थर की खाने वीराना वन में है। तुम्हें लगातार 1 हफ्ते तक खानों पर ही रहना होगा। तुम गांव नहीं आ सकते। और हाँ, मैं 1 हफ्ते के काम के लिए तुम्हें केवल 20 मोहरे दूंगा भाई। ठीक है ना? 20 मोहरों का नाम सुनकर राज थोड़ा उदास हो गया, क्योंकि पत्थर की खानों में बहुत मेहनत थी और इतनी मेहनत के लिए ये मजदूरी ना बराबर थी। राज गहरी सोच में डूबते हुए अपने आप से बोला, हाँ, कुछ न मिलने से तो बेहतर ही है। इतना बोलकर राज मुखिया से बोला, ठीक है मुखिया जी, मैं तैयार हूं। हाँ, तो फिर जाओ। गांव से कुछ दूर जो वीराना वन है, वहां पर मेरी पत्थर की खान है। कुछ मजदूर काम कर रहे हैं, तुम भी वहीं चले जाओ। राज मुखिया के बताए हुए स्थान पर चला गया और मेहनत से काम में जुट गया। रात के समय सुरेश और मोहन जब घर पर आए तो राज को न पाकर वो दोनों पूरी तरह से घबरा गए। उन दोनों का मन विचलित हो गया। मोहन, ये राज हम दोनों से पहले घर आ जाता था, पर आज वो आया क्यों नहीं? अच्छा, वैसे ये भी तो हो सकता है ना कि आज भी उसे कोई काम न मिला हो और वो शर्म की वजह से घर न आ पाया हो। वैसे भी वो बोल रहा था कि उसे हम दोनों के साथ भोजन करने में शर्म आने लगी है। सुरेश और मोहन को राज की चिंता में रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन वो दोनों फिर से अपने काम पर निकल गए। दूसरी रात राज फिर घर नहीं आया। ऐसे ही 6 दिन बीत गए। 6 दिन बाद सुबह के समय मोहन सुरेश से बोला, भाई सुरेश, आज हमें काम पर नहीं जाना चाहिए। अरे राज 6 दिन से घर नहीं आया भाई, हमें उसे ढूंढना चाहिए। मेरे मन में तो बहुत बुरे बुरे विचार आ रहे हैं। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो मोहन, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। आज मैं भी यही सोच रहा था। चलो ढूंढते हैं। सुरेश ने इतना बोला ही था कि तभी एक व्यक्ति जिसने बहुत ही कीमती वस्त्र पहने हुए थे उन दोनों के पास आ पहुंचा। मेरा नाम सुरेश है और ये मेरा मित्र मोहन है। आप कौन हैं? आप तो इस गांव के नहीं लगते। मेरा नाम रत्नसेन है, मैं दूसरे गांव में रहता हूं।
इस गांव में मेरा एक दूर का रिश्तेदार रहता है और मेरे रिश्तेदार ने जब मुझे बताया कि इस गांव में 3 बहुत ही गहरे मित्र रहते हैं जिनकी मित्रता की मिसाल दूर दूर तक प्रसिद्ध है। रत्नसेन ने इतना कहा ही था कि तभी राज वहां पहुंचा। राज को देखकर सुरेश और मोहन प्रसन्न हो गए। राज, मेरे भाई राज, तुम कहाँ थे यार? हम तुम्हें ही आज ढूंढने के लिए जाने वाले थे। तुम्हें पता है हमें तुम्हारी कितनी चिंता थी। अरे बिना बताए कहाँ चले जाते हो? अरे मुझे मुखिया जी की खान पर काम मिल गया था सुरेश, और ये देखो। इतना बोलकर राज ने 20 मोहरे सुरेश को पकड़ा दी। मैंने 1 हफ्ते में ही केवल 20 कमाए हैं। मैं जानता हूं कि ये बहुत कम है, लेकिन मुखिया जी ने मुझे केवल इतनी ही मजदूरी दी है। तभी मोहन राज से बोला, राज और सुरेश, तुम ध्यान से सुनो। हमारे लिए धन का कोई महत्व नहीं। हमारा सबसे बड़ा धन तो तुम हो भाई। तुम मेरे मित्र, मेरे भाई। रत्नसेन तीनों की ओर देखकर बोला, वाह वाह वाह, तुम तीनों की मित्रता देखकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इस संसार में बहुत कम मित्र ऐसे होते हैं जो एक दूसरे पर अपनी जान लुटाने के लिए तैयार रहते हैं। मुझसे तुम्हारी ये गरीबी देखी नहीं जा रही, इसीलिए मैं तुम्हें एक रहस्य जरूर बताऊंगा, जिस रहस्य के बारे में मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। ये सुनकर तीनों दोस्त बुरी तरह चौंक पड़े। पहले मैं इतना धनवान नहीं था, बल्कि मैं तुम्हारी तरह बहुत निर्धन हुआ करता था, गरीब एकदम। अच्छा, अगर आप गरीब थे तो फिर आप धनवान कैसे बने? उसके पीछे एक कहानी है, मैं तुम्हें बताता हूं। इतना बोलकर रत्नसेन उन तीनों को अपनी आप बीती सुनाने लगा। कुछ साल पहले रत्नसेन अपने घर पर आया ही था कि तभी उसका पिता उसकी ओर देखकर बोला, रत्नसेन, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी मां स्वस्थ हो पाएगी। आप ऐसी बातें कैसे कर रहे हैं पिताजी? अरे आप तो गांव के सबसे बड़े वैद्य हैं। आप भी हिम्मत हार जाएंगे तो फिर मेरा क्या होगा? बेटा, तुम्हारी मां का इलाज एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटी द्वारा ही किया जा सकता है। मालव नगर में एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी के आगे एक बहुत बड़ी गुफा है। उस गुफा के नीचे एक विचित्र जंगल है, जहां पर विशेष प्रकार के नील कमल के फूल उगते हैं। अरे देखने में तो कोई कमल का फूल ही है, मगर असल में वो एक जड़ी बूटी है, जिसे खाकर बड़ी से बड़ी बीमारी दूर की जा सकती है। उसी को खिलाकर तुम्हारी मां की बीमारी को दूर किया जा सकता है। लेकिन आज तक कोई भी उस पहाड़ी के आगे गुफा को नहीं ढूंढ पाया है बेटा। अब आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं अपनी मां को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं वो नील कमल के पुष्प जरूर लेकर आऊंगा, और मैं तभी घर में कदम रखूंगा जब मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। आशीर्वाद दीजिए पिताजी। इतना बोलकर रत्नसेन अपने घर से बाहर निकल गया और सीधा मालव नगर की ओर। मालव नगर पहुंचकर रत्नसेन पैदल पहाड़ी पर चढ़ गया, मगर रत्नसेन ने देखा पहाड़ी पर 3 अलग अलग दिशाओं की ओर रास्ते जा रहे थे। ये तो तीनों अलग अलग रास्ते हैं। समझ नहीं आता कि आखिरकार गुफा इनमें से कौन से रास्ते पर पड़ेगी। चलो पहले इसी पर चलकर देखता हूं। रत्नसेन पहले रास्ते पर चल पड़ा। रत्नसेन लगातार 2 दिन तक चलता रहा, मगर 2 दिन बाद रत्नसेन वापस आकर वहीं खड़ा हो गया। अरे मैं तो वापस वहीं पर आकर खड़ा हो गया। रत्नसेन दूसरे रास्ते की ओर चल पड़ा। दूसरे रास्ते पर 2 दिन तक चलने के बाद वो फिर से वहीं पर आकर खड़ा हो गया। थक हार कर रत्नसेन तीसरे रास्ते पर चल पड़ा, मगर तीसरे रास्ते पर भी उसके साथ वही हुआ। रत्नसेन हिम्मत हारकर अपने घर आ पहुंचा, मगर घर में ताला लगा देखकर रत्नसेन बुरी तरह चौंक पड़ा। अरे ये मेरे घर पर ताला क्यों लगा हुआ है? माँ और पिताजी कहाँ गए? तभी गांव का एक व्यक्ति वहां आ पहुंचा और रत्नसेन की ओर देखकर बोला, रत्नसेन, तुम्हारे पिता ने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, मगर तुम नहीं आए। तुम्हारी माँ के चले जाने के बाद तुम्हारे पिताजी उस गम को सह नहीं सके। ये लो तुम्हारे घर की चाबियां। इतना कहकर उस व्यक्ति ने रत्नसेन को उसके घर की चाबियां पकड़ा दी। रत्नसेन रोते हुए अपने आप से बोला, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? मेरी माँ की मौत बेकार नहीं जाएगी। अब तो मैं उस नील कमल के पुष्प को जरूर ढूंढूंगा, ताकि किसी दूसरे इंसान की बीमारी से जान न जा पाए। मैं जरूर ढूंढूंगा, जरूर ढूंढूंगा। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में पार्ट 2।